नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम नक्सल आधारित विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज के अंक में हम बात करेंगे उन्हीं अलग अलग पहलुओं की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार एकले जी, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और कई ज़िलों में वो एसपी भी रह चुके हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नक्सलवाद है वो क्या है और ये विचारधारा कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में हम चाहेंगे आप थोड़ा प्रकाश डालें। मैं अपने अनुभवों से मैंने जो सरकारी सेवा की है, सरकार के स्तर पर मैंने अभी तक जो सेवा दी है, उसमें मुझे कई बार ये जो इशू है जी। नक्सल का, इस पर मुझे जानने का, बहुत नज़दीक से समझने का और मौका मिला, जो मैं चाहूँगा कि आपसे मैं शेयर करूँ। तो ये नक्सल एक ऐसी समस्या है जिसका एक कोई पर्टिकुलर इतिहास नहीं है। एक पर्टिकुलर आप इसको किसी डेट में बांध नहीं सकते हैं कि समाज में ये नक्सल समस्या कैसे हुआ, कब से हुआ। ये कोई पर्टिकुलर इसका डेडलाइन नहीं हो सकता है। समाज का निर्माण हुआ, समाज शाश्वत है और इसके साथ ही ये समस्या जो है ये समाज में जी। आई और इसका जो भी रूप रहा हो, लेकिन ये बेसिकली गरीब तबकों से संबंधित है। जी। गरीब तबकों में ही ये समस्या आई और इस समस्या का समाधान हम लोग उस समय से ही करते चले आ रहे हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर हम इसके इतिहास पर ध्यान दें, इसके इतिहास को देखें, तो सदियों से समाज में जो, जिनको आप गरीब कहेंगे, जो गरीब थे, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, जी। और उन पर व्यवस्था के अंतर्गत जो जिन चीज़ों को उन लोगों ने सहा, जी। उसी की अभिव्यक्ति बाद में जी। उपज कर सामने आई और इसको हम लोगों ने कालांतर में नक्सल का नाम दे दिया। जी। बेसिकली ये समस्या समाज निर्माण से ही है, जी। विभिन्न रूपों में है, विभिन्न कालों में है, जी। लेकिन बहुत पुरानी यादों में हम ना जाएं तो हम देखेंगे कि भारत में इन जनरल शासन रहा जी। बहुत दिनों तक बाहर के लोगों का। तो बाहर के लोग यहाँ शासन किए और उससे जो समाज में उन लोगों ने जो व्यवस्था दिया, जी। उससे समाज में आर्थिक रूप से एक खाई बनती गई जी। और बीच का जो दायरा था वो बढ़ता गया। जी। उसी की अभिव्यक्ति बीच बीच में जो लोग सबसे निचले पादान पर थे, जी। उन लोगों ने अपने स्वर को ऊंचा किया। और कई बार आपने देखा होगा, इतिहास में अगर आप जाएं तो कई आंदोलन हुए हैं जी। जो, इसको अगर आप दूसरे शब्दों में हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बारे में आप कहेंगे कि जिनके पास नहीं था, उन लोगों ने अपने आक्रोश को जाहिर किया आंदोलन से और लोकल लेवल पे। तो वो जो आंदोलन वगैरह थे वो लोकल लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन ये आंदोलन सदियों से हमारे समाज में रहा है। जी। ये जो लोग अपनी बातों को रखते थे, गरीबी से तंग आकर के वो लोग अपनी बातों को रखते थे। कभी लोकल लेवल पे झंझट होते थे, झगड़े होते थे। जी। फिर बीच बीच में आपने देखा होगा कि कई अपराइजिंग्स हुई। जी। पीजेंट्स अपराइजिंग्स कई जगहों पे हुआ। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, कई जगहों पे हुआ, लेकिन वो लोकलाइज रहा। जी। धीरे 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 वो बढ़ता गया, खाई भी बढ़ती गई गरीब और अमीर के बीच में। तो
ये इसका दायरा बढ़ता गया, इसका क्षेत्र बढ़ता गया और उसके बाद आप देखेंगे कि एक एरिया चिन्हित हो गया जिसको हम लोग रेड कॉरिडोर, आजकल जो आता है कि रेड कॉरिडोर बन गया है। जी। तो ये एरिया था जो बढ़ता गया, जो गरीब तबके के लोग थे उनमें जागरूकता आती गई और उन लोगों ने धनी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन किया, जी। तो उसका दायरा बढ़ते बढ़ते एक पूरा, आप भारत का नक्शा अगर आप देखेंगे जी। तो एक लंबा सा एरिया है भारत के ईस्ट से लेकर के और साउथ में, जी। जो ईस्ट कोस्टल रेंज है जिसमें आज काफ़ी कई ज़िले हैं भारत में जहाँ पे ये जिसको आप आज के समय में नक्सल बोलते हैं। तो इस तरह के आंदोलन, अपराइजिंग्स होते रहे और इनको बाद में एक प्लेटफॉर्म मिलता गया। और आप जानते हैं कि कोई भी आंदोलन के लिए लीडरशिप चाहिए जी। और एक आइडियोलॉजी चाहिए। जी। पहले इन लोगों के पास, जो लोग गरीब थे, जी। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। जी। उनको अर्थ की कमी थी, लेकिन कोई आइडियोलॉजी उनके पास नहीं थी। जी। लेकिन बाद में समाज के उनके बीच से ही कुछ लोग आगे आए जिन लोगों ने एक इसको संगठित किया, इस पूरे समाज को, जो गरीब तबके के लोग थे, और एक आइडियोलॉजी लाया उन लोगों ने। सर, आइडियोलॉजी के बारे में बात करें उससे पहले मैं चाहूँगा, आपने समस्या की बात की, एरिया की बात की और आंदोलन की बात की, तो इससे पहले आइडियोलॉजी की चर्चा करें। मैं चाहूँगा एक बार आप जो वजह है, जो समस्या है, उसको थोड़ा विस्तार में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, चूँकि कॉन्स्टेंट्स है, समय का भी है और ये जो इशू है ये बड़ा व्यापक इशू है। जी। इसको आप आधे घंटे, एक घंटे में बांध नहीं सकते हैं। तो जो भी मैं कहूँगा वो नट सेल में ही मैं कहना चाहूँगा। और ये एक समस्या जो बनी, तो इसने एक संगठित रूप लिया और इसका जेनेसिस अगर हम देखेंगे नक्सल आंदोलन का, नक्सल इसको हम आजकल नक्सल बोलते हैं, तो इसका जेनेसिस हम लोग देखेंगे तो अगर आप इतिहास में कोई पर्टिकुलर लाइन आप नहीं बना सकते हैं या पर्टिकुलर डेट कोई आप इसको असाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक अपराइजिंग हुई 1967 में नक्सलबारी एरिया जो है अभी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इसने एक इसका मैनिफेस्टेशन हुआ। ये आंदोलन और ये इशू सदियों से चला आ रहा है, लेकिन एक मैनिफेस्टेशन इस इशू का हुआ वो 1967 में, जिसको हम एक लाइन देते हैं, ईयर देते, असाइन करते हैं। उसमें नक्सलबारी एक एरिया है जहाँ पर ये आपस में स्क्रिमिसेज हुए, झंझट हुए और वायलेंट हुआ। पहली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पर एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एजिटेशन था वो वायलेंट देखा गया नक्सलबारी में। और उस समय जो लोग इस आंदोलन को, अपना संगठन को अपना नेतृत्व दिए, उनमें आपने सुना होगा चारू मजुमदार, कानू सान्याल, वो जंगलात, ये 3-4 लोग थे जो फोर फ्रंट पे थे। तो इन लोगों ने गरीबों की आवाज़ को, जो कहते हैं गरीब की आवाज़ को, जो कम एकदम जिन निर्धन थे, उनकी आवाज़ बन कर के ये लोग सामने आए और धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ये ग्रहण किया। 1967 में वो चूँकि वो घटना हुई, इसलिए हम लोग इसका इतिहास वहाँ से, अगर इतिहास देखें तो वहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद भारत में फिर पूरे देश के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता गया और इसने 1972 में, इसके हम अगर इसका इतिहास हम देखेंगे तो इसको हम लोग मोटे तौर पे 3 फेज में बांट सकते हैं आज तक के सिनेरियो में। एक 1972 से 1980 तक, फिर 1980 से लेकर के 2004 तक, और 2004 के बाद ये चल रहा है। ये प्रेजेंट जो स्टेटस है, नक्सल इशू का जो स्टेटस है, वो अभी चल रहा है। तो ये
मोटे तौर पे हम देखें तो ये इमरजेंस हुआ 60s में, लेट 60s में, और फिर ये 70 में, 80s में, 90s में, और फिर 2000 में ये कई दौर से गुजरा, और 2004 में मोटे तौर पे ये जो स्थितियां बनी जी और उसके बाद डिफरेंट हिंदुस्तान के कई जगह इसकी लपेट में आ गए। जी और वही रेड कॉरिडोर जो हम लोग बनाते हैं, तो आप अगर देख लीजिए तो कर्नाटक से लेकर के आंध्रा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर आसाम में भी कुछ एरियाज़, जी और इस तरह से काफ़ी स्टेट्स में और काफ़ी ज़िलों में ये आंदोलन शुरू हो गया। जी अभी भी है, लेकिन थैंक्स टू व्यवस्था, थैंक्स टू सरकार, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जी कि सरकारी स्तर पर क्या क्या हुए हुआ? और आज तक का स्टेटस। लेकिन 1967 से अगर आप कोई पर्टिकुलर डेट इसको असाइन कर रहे हैं तो 1967 से ये शुरुआत हुआ, कई फेज में आया, 72 से 80, 80 से 2004, 2004 से आज तक ये चल रहा है। इसके रूप बदलते गए, लीडरशिप बदलते गए, जी फिर बहुत सारे फैक्शंस इसमें आ गए, छोटे छोटे फैक्शंस आ गए, वेस्टेड इंटरेस्ट्स इसमें आ गए। तो जो रूप था अमीरों के खिलाफ गरीबों की लड़ाई का, उसमें परवर्सन भी हुए। जी वो अब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, जी अब वो नक्सल की आड़ में लड़ाई कर रहे हैं। तो जी। आज का सिनेरियो यही है। जी सर, आइडियोलॉजी की आपने बात की अभी कुछ देर पहले, तो मैं चाहूँगा उसको आप थोड़ा और उस पर प्रकाश डालें। आइडियोलॉजी क्या होती है, उनकी क्या सोच रखते हैं वो, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, ये आइडियोलॉजी की आपने बात की, जी तो आइडियोलॉजी एक बड़ा विस्तृत ये पहलू है जिस पर हम लोग इतने कम समय में इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मोटे तौर पर इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनकी आइडियोलॉजी बाद में इन लोगों ने एक आइडियोलॉजी जो बनाया वो चीन वगैरह से इस चीज़ को डिराइव किया इन लोगों ने। जी माओ से तुंग वगैरह जो लोग थे, चीन में जो हुआ था, तो चीन और रशिया में जो हुआ था वो चीज़ इन लोगों ने हिंदुस्तान में भी उस आइडियोलॉजी को लाया इन लोगों ने। और आपने सुना होगा अफीम युद्ध हुए थे पहले, बहुत पहले, अंग्रेज़ों का और चाइना में अफीम युद्ध हुए थे। जी तो अफीम की तरह नशा भारत के जो लोग जो आक्रांत थे, जो लोग नक्सल प्रभावित थे, उनमें एक अफीम की तरह इस चीज़ को, अफीम का जो नशा होता है उस तरह इसको डॉक्ट्राइन किया गया और एक आइडियोलॉजी दी गई कि अमीर को इनहेलेट करो, एकदम ख़त्म कर दो। जो अमीर हैं उनको इनहेलेशन, इनका जो गोल्डन जो स्लोगन था जी कि जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, उनको समाप्त कर दो, इनहेलेट कर दो। और ये चीज़ बड़ा लोक लुभावन लगा सबों को, जो लोग इससे पीड़ित थे जी उन लोगों को ये बड़ा ही अच्छा लगा। तो इस तरह से एक आइडियोलॉजी थी। और इसमें आप कहेंगे इसको, अब जो वर्ड्स हैं, जो जार्गन्स कहते हैं जिसको, जी प्रोलेटारिएट, बुर्जुआ, पीजेंट्स, हैव नॉट्स, हैव्स, ये सब शब्दों का चयन किया गया जो अच्छा लगे, जो अट्रैक्ट करे, और इस तरह से लोगों में एक आइडियोलॉजी को दिया गया जी कि आपकी लड़ाई अमीरों से है, उनको आप एनिहिलेट करिए। जी एनिहिलेशन था, बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था। और उन लोगों ने कुछ डॉक्ट्रिन्स दिए, कुछ जो डॉक्ट्रिन्स दिए, और वैसे लोगों के बीच में उन लोगों ने अपने आइडियोलॉजी को रखा
जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जी गरीब तबके के थे, तो जल्दी इन लोगों ने इसको अपने में आत्मसात कर लिया और फिर एक आइडियोलॉजी उनकी आ गई कि लड़ाई लड़नी है, जी स्ट्रगल करना है, हमारी लड़ाई अमीरों से है, जी जमींदारों से है। मेन जो जमींदार हुआ करते थे उस समय से उन लोगों के विरुद्ध है। तो ये आइडियोलॉजी उनकी थी डायरेक्ट वार, डायरेक्ट लड़ाई जी अपने हक के लिए। उनके हक चाहे उनके शब्दों में जो भी हो, समाज के लिए, देश के लिए उसके हक, उनके हक जैसे भी हों, उसकी मेरिट पर मैं अभी नहीं बात करूंगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि करो या मरो। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। बहुत ही हार्ड लाइनर वो बन गए और जो लोग उनसे जुड़ते गए उनको हार्ड लाइनर बनाते गए। यही बेसिक रूप से उनकी आइडियोलॉजी थी कि हैब्स के साथ लड़ाई करनी। जी जिनके पास पैसा है और आपको लग रहा है कि वो लोग आपको सता रहे हैं, आपके हक को छीन रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट कर देना है, इनहेलेट कर देना है। जी सर, आपने डिस्कशन में एक और चर्चा की, ग्रुप डिवीज़न की हुई, अलग अलग ग्रुप में बट गए आगे चलकर जो इमरजेंस हुआ उसके बाद। तो मैं चाहूँगा वो जो अलग अलग ग्रुप, कई ग्रुप में बटे, उस पर थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ठीक है। ये नेचुरली एक शुरू तो हुआ नक्सल, जिसको चारू मजुमदार, सान्याल, जालंधर, ये इन लोगों ने शुरू किया। लेकिन इसके बाद आपने सुना होगा चारू मजुमदार की मृत्यु हो गई एक एजिटेशन के क्रम में, कस्टडी में उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद से ये थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, इनके लीडर्स नहीं रहे। जो मुख्य रूप जो लीडर्स थे, जिन लोगों ने लीड दिया था, उन लोगों वो लोग या तो मर गए या फिर वो लोग दूसरी जगहों पे चले गए, उनकी एक्टिविटीज समाप्त हो गई। तो फिर नए नए लोग इससे जुड़ते गए और तब नए नए ग्रुप्स बने, जगह जगह पे एरिया वाइज नए नए ग्रुप्स बने। आपने सुना होगा PWG वगैरह जो आंध्र प्रदेश का है जी, जो बहुत ही फॉर्मेडेबल हुआ करता था। फिर छत्तीसगढ़ में, जो आज का छत्तीसगढ़ है, और फिर बिहार झारखंड में भी कई ठो ग्रुप आ गए, जिन पर मैं आपको, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ग्रुप्स, फैक्शंस बने, इसमें ग्रुप और फैक्शंस बनते गए, छोटे छोटे ग्रुप बन गए एरिया वाइज, हर एरिया में अलग अलग ग्रुप बन गए। उसमें बाद में उस ग्रुप में जो मुख्य उनका उद्देश्य था जी उस उद्देश्य से ये लोग भटकते गए और फिर एकदम लोकल लेवल पे उनके जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो इच्छाएं थी, उसको लोकल लेवल पे इन लोगों ने अपना दिखाना शुरू किया, लोकल लोगों को इम्प्रेस करना शुरू किया। और इसमें ऑफ कोर्स वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए, जी ग्रुप्स के लीडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए, जो सोशल नहीं था। सरकार से अपेक्षा की बात करें तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आखिर वो सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और इसके बाद मैं चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ क्या थी, इनसे किस तरीके से निपटा जाए, क्या समाधान, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करें। पहले मैं चाहूँगा कि उनकी अपेक्षा क्या थी, उस पर आप बताएं। देखिए, बेसिकली नक्सल जो मूवमेंट है जी वो अपने आर्थिक हक की लड़ाई के लिए शुरू हुआ, लेकिन ये अपने उद्देश्य में भटक गए। और आज के सिनेरियो में सरकार के स्तर पर, पिछली सरकारों में भी, और विशेषकर आज के समय में जो भारत सरकार है, जो हमारी राज्य सरकार है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं जो आपको नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है, जी आम जनता को नहीं पता है, इतनी सारी योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई हैं। हाँ, इसमें एक कॉन्स्टेंट्स है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। और जो सरकारी योजनाएं जा रही हैं उन एरियाज़ में, विशेषकर ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर
आपको ये जो नक्सल प्रॉब्लम है वो आज भी लोकल लेवल पर ही है, काम कर रहा है। जी तो उनके बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार आज के डेट में अभी भारत सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक रूप से उनको संपन्न बनाने के लिए। राज्य सरकार के स्तर पर भी कई योजनाएं चल रही हैं। मुझे याद है बहुत अच्छा खासा सरकारी राशि आता है जी जिसका हम लोग को वितरण करना है उन गरीबों के बीच में, उन जिसको आप कहें ट्राइबल एरियाज में जहाँ पर ये आंदोलन है। जी लेकिन थोड़ी इसमें लिमिटेशंस, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए जी वो लाभ मिल रहा है, वो उस पर आपको फिर से सरकार को, मशीनरीज को इस पर ध्यान देना होगा जी कि उनको लाभ मिले। लाभ काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं उन लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही हो। और एक और चीज़ है कि प्रचार प्रसार भी हो, लोगों को ये पता चले कि सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं और वहाँ तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। इसमें भी मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगा समाधान की, अगर आप बात करें इस समस्या के समाधान के लिए, तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम को दिखाना भी चाहिए और उसके लिए मीडिया, फिल्म वगैरह जो बनते हैं, फिल्में बनानी चाहिए, लोगों तक, आम जनमानस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये सरकार के लेवल पर, व्यवस्था के लेवल पर ये काम हो रहा है, काम हो रहे हैं जी, योजनाएं बन रही हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं जी मुझे इस बात की जानकारी है, काफ़ी पैसे दिए जाते हैं। पारामिलिट्री फोर्सेस वगैरह जो लगे हुए हैं उन लोगों के स्तर पर भी काफ़ी जन कल्याणकारी काम किए जाते हैं ट्राइबल्स एरिया में। हम लोग नहीं जा पाते हैं, हम लोग का एक्सेस नहीं है या जनरल पब्लिक नहीं जा पाती है देखने के लिए, लेकिन पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा और सरकार के स्तर पर, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं जी उन चीज़ों को हम बताएं भी कि हम इतनी चीज़ें आपको दे रहे हैं। अब ट्राइबल्स एरियाज में लोगों को क्या पता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बगल वाले लोगों को मिला कि नहीं मिला, हमारे बगल के गांव के लोगों को मिला कि नहीं मिला। इसका जब आप प्रचार करेंगे स्लाइड्स के माध्यम से, आपको जन जागरण, इसमें सबसे बड़ा इसका है कि जन जागरण इसमें करना होगा, लोगों की सहभागिता होगी। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लोगों की सहभागिता होगी इसके माध्यम से, तो लोगों का भी एक दबाव बनेगा, जनरल पब्लिक का दबाव बनेगा कि नहीं, आप लोगों के लिए काम जो हो रहे हैं ये काफ़ी हो रहे हैं, आपको इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे, अगर मैं चाहूँगा कि साहब ये चीज़ें जो कल्याणकारी योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुँचे। और एक चीज़ और है, अभी जो पंचायती राज सिस्टम है जी ये बहुत ही कारगर हो सकता है अगर इसको हम लोग, सरकार हमारी, इसको हम नक्सल जिसको आप कहें, ट्राइबल एरियाज में हर जगह पंचायती सिस्टम हो गया है जी और सरकार ने इस समय भी पंचायत सिस्टम को और कारगर बनाने का प्रयास किया है। हमारी राज्य सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार या नीतीश जी की सरकार, दोनों ने काफ़ी काम किया है। जी तो पंचायती राज को बढ़ावा दिया जाए और पंचायती राज के द्वारा उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, वैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो लोग उनके आसपास के हैं। जी ऊपर से हम इम्पोज करें उससे बेहतर है कि लोकल लोगों को का एक ग्रुप बनाएं, हर जगह जगह पे ग्रुप बनाएं और वो लोकल लोग उनसे ज़्यादा अपने को आइडेंटिफाई करेंगे और वो भी अपने को इनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। बाहर से जो लोग जाते हैं उनको वो लोग समझते हैं कि ये हमारे अपने नहीं, लेकिन अगर लोकल पेरिफेरल एरियाज़ के लोगों को अगर हम इन्वॉल्व करें कि नहीं भाई, सरकार की योजनाओं के साथ आप जाइए, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को सही राय दीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही कारगर होगा। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे साथ हमारे इस धन्यवाद। चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आज के अंक में हमने बात की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, उसके समाधान के बारे में और सरकार की नीति योजनाओं के बारे में बात की। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।